नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक बिजली विभाग में काम करने वाले ऑफिसर के साथ घटी हुई एक बहुत ही खतरनाक घटना की कहानी। जिस कहानी को सुनकर आप लोग बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, ऐसी कोई घटना की कहानी तो आपने आज तक नहीं सुनाया हो। इसलिए बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी। तो ये जो घटना घटी है 2021 को घटी थी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में। बहुत बार बोलते हैं ना कि बारिश का टाइम चल रहा होता है, तो छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है कि बारिश के टाइम में अगर बरसात भी होती तो बिजली कट जाती है, हवा भी चलती तो बिजली कट जाती है, एक पत्ता भी हिल गया बिजली कट गई, बिजली कड़क गई बिजली कट गई। ऐसा ऐसा होता है लगभग हर एक गांव में या बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है। तो इस गांव में भी बरसात का टाइम चल रहा था, 2021 की बात है, ऐसा ही हो रहा था। और इसके होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी था। जैसा कि हर टाइम वहाँ पे लाइट नहीं जाती थी, कि बारिश का टाइम चल रहा था और उस टाइम पे कुछ बहुत बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से लाइट कट रही थी। सबसे पहले हम लोगों को एक फैमिली के बारे में जानना होगा। उस गांव में एक फैमिली रहा करती थी, जिस फैमिली के मुखिया थे हरीश जी, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे। ये लोग उस गांव में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से, बहुत सुकून से बिता रहे थे। जो हरीश जी थे वो बिजली विभाग में ही एक काम किया करते थे, कुछ पोस्ट में थे वो। और जो उनके दोनों लड़के थे वो पढ़ाई कर रहे थे। उनकी वाइफ अपना घर पे काम वाम करती थी और हाउस वाइफ थी। ऐसा इनकी ज़िंदगी में अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। और क्या था ना कि लगभग डेली हरीश जी को जाना पड़ता था। एक बिजली रूम था उनके गांव के जस्ट बाहर वाले हिस्से में, वहाँ पर उनको रोज़ जाना पड़ता था। जो भी चालू करना है, बंद करना है, या जो भी अपडेट लेना, उसके लिए उनको जाना पड़ता था। और उनके साथ साथ और भी लाइटमैन जाया करते थे, जो उनके आसपास के गांव के पास के थे, उनके गांव के थे, वो लोग भी साथ में जाया करते थे। तो ये हमेशा वैसे ही जाते थे। अभी बारिश का टाइम चल रहा था, तो अभी के टाइम में ना बिजली की बहुत कटौती हो रही थी। और आज 3 दिन हो गए थे बिजली नहीं आई थी उस गाँव में। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान चल रहे थे। सब लोग हरीश जी के ऊपर चढ़ने लगते हैं, आप तो वहीं पर काम करते हो ना, आप देखो हमारा फ़ोन भी चार्ज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे थोड़ी ज़िंदगी बीतेगी हमारी। जिसके पास इन्वर्टर है वो तो अपना काम कर ले रहा है, उनका भी लगभग डिस्चार्ज हो गया, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम तो गरीब, हम कैसे करें। ऐसे लोग उनके पास चढ़ने लगे थे बहुत ज़्यादा ही। तो हरीश जी बोलते हैं ऐसा ठीक है, आज मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या दिक्कत है और क्यों वहाँ के लोगों ने बिजली काट के रखे हैं। ये बस देख रेख का काम करते थे, इनका काटने वाटने का इनका काम नहीं था बिजली। तो ये दिन में ऐसा बोलते हैं और फिर उसके बाद से दोपहर के बाद ऐसा भूल जाते हैं कि जाना भी है वहाँ पर। फिर जब शाम का टाइम होता है 7:30-8 बजे का, तो इनकी पत्नी जी बोलती है, अरे आप तो भूल ही गए, गांव के लोगों ने बोला था ना कि आपको जाना है और चेक करना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी बिजली बार बार कट रही है। ये बोलते हैं हरीश जी हाँ हाँ तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो, अभी वो आएंगे वापस से मेरे पर चढ़ने लगेंगे, पता लगाना भी ज़रूरी है और अपन को भी दिक्कत हो रही है, बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो रही है, तो मैं जाता हूँ चेक करता हूँ। वो अपनी बाइक निकालते हैं और अपनी बाइक निकाल के, उस दिन कोई लाइटमैन उनके साथ नहीं जा रहा था, उस दिन अकेले ही थे, अपने गांव से निकल जाते हैं उस बिजली वाले घर में जाने के लिए, बिजली हाउस जो था वहाँ पर जाने के लिए। इनका क्या था ना कि इनके गांव में एंटर करने से पहले एक रेलवे ट्रैक मिलता था। एक रेलवे ट्रैक है, उसके मान लो इधर सीधे राइट साइड में इनका गांव है और लेफ्ट साइड में एक शहर होता है, जैसे गांव का बाजार होता है ना, उस टाइप का शहर है। और आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पीपल के पेड़, बरगद के पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और उन्हीं पेड़ों के बीचों बीच जो उनका हाउस है ना, लाइट हाउस, वो है। हाँ यार, इस तरह का मैंने देखा हूँ। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि ये गांव को मैं जानता हूँ। हाँ, आगे बताओ। हाँ, तो ऐसा वाला बिल्कुल माहौल था उनके वहाँ का। अभी काफ़ी रात का टाइम हो गया था और बिजली तो थी नहीं, तो अंधेरा अंधेरा था। ये जैसे तैसे करके टॉर्च वॉर्च लेके अपनी बाइक की लाइट वाइट से ही निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हैं। उस बिजली हाउस के अंदर पहुँचते हैं, वहाँ पर क्या पाते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। सब लोग अपना अपना काम छोड़ के, या जो भी बोलो, वहाँ से चले गए हैं। अब क्यों गए हैं इसकी भी कार्रवाई बाद में होगी, अभी तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि क्या दिक्कत है यहाँ पर, क्यों बार बार लाइट कट रही है। तो वहाँ पर जाते हैं और पूरा चेक वेक करने की कोशिश करते हैं। चेक करते हैं तो क्या पाते हैं कि एक ना वायर है, कुछ डीपी टीपी करके बोलते हैं। डीपी वायर नहीं होता है, डीपी हाँ कुछ रहता है। हाँ, कुछ रहता है, वैसा टाइप का कुछ था, जो वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है उससे टकरा रहा है। अच्छा। और उससे टकराने की वजह से
बार बार प्रॉब्लम हो रही है, उड़ रहा है, फ्यूज हो रहा है, या जो भी चीज़ें हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। उस पीपल की पेड़ की वजह से, जो भी मेन रीज़न है वो पीपल का पेड़ ही है, अच्छा। वहाँ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी सोचते हैं कि क्या भाई, क्या मसला है, ऐसे थोड़ी चलता रहेगा कि ये पीपल का पेड़ की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है और हम इतने टाइम से बर्दाश्त कर रहे हैं, और मैं भी इतने टाइम से नोटिस नहीं कर रहा था, आज नोटिस किया हूँ। मतलब वो पेड़ डीपी से टकरा रहा था इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ, अच्छा। हाँ। ऐसा चल रहा था। तो सोचते हैं कि ये तो नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये जो पेड़ है इस पेड़ को तो हटाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, कल ही मैं जो भी फ़ोन करवाना है मेन जगह पर वहाँ फ़ोन करवा देता हूँ, और उन लोगों से बोल देता हूँ कि यहाँ पर एक पेड़ है पीपल का, वो हम कटाई वटाई कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे नया डीपी अच्छे से लगाने वाले हैं, ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो जो भी मेन उनका ऑफिस था, जो भी जगह था, वहाँ पर फ़ोन करवा देते हैं और ख़ुद भी करके बात कर लेते हैं। और दूसरे दिन के दोपहर के टाइम में एक कुल्हाड़ी लेके और भी लाइटमैन को और 2-4 लोगों को लेके पहुंच जाते हैं उस पेड़ की कटाई करने के लिए। पहली कुल्हाड़ी उस पीपल के पेड़ पर यही मारते हैं, उस पीपल के पेड़ पे मारते हैं, और भी लोग मिलके काटते काटते उस पीपल के पेड़ को काट के गिरा देते हैं, और वहां पर बनाया जाता है नया डीपी, वहां पर बैठाया जाता है। अब तो इनके गांव की जो लाइट की प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई, जो बार बार बिजली जा रही थी वो तो बिजली आने लगी, सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन इनकी जिंदगी पूरी तरह से अब बर्बाद होने वाली थी, जिसके बारे में इन्होंने कभी इमेजिन तक नहीं किया था। वो मैं समझ गया था, जैसे तुमने बताया ना कि पहली कुल्हाड़ी इन्हीं ने मारे, पहली कुल्हाड़ी। हाँ, और आइडिया भी इनका ही था कि यही काटेंगे। उसके बाद जैसे ही ये चीज करवाए हैं, वहां पे सब कुछ डीपी पे लगवाए हैं, उसके एक दिन बाद ही अचानक से ऐसी शाम के टाइम में कुछ दिक्कत होती है, उनके लाइट हाउस से कुछ दिक्कत होती है वहाँ पर किसी बात को लेके। शाम की यही 8:30-9 बजे करीब उनको वहाँ से कॉल आता है कि आप यहाँ पर आ जाओ। तो ये अपने घर से अपनी बाइक लेके निकल जाते हैं वो लाइट हाउस के पास जाने के लिए, वैसे ही रेलवे ट्रैक क्रॉस करके, और वैसे ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो फिर फोन किसने किया था? फोन किसने किया था उनको समझ में नहीं आता है। वापस उस नंबर पर फोन लगाने की कोशिश करते हैं, वो नंबर ऑफ बताने लगता है। इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि फोन किसने किया था और फोन करके भाग क्यों गया, और मैं यहाँ पर अकेले आके क्या कर रहा हूँ, और यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही है। और आज ना बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, लिमिट से ज्यादा बिजली कड़क रही है, जोर जोर से बारिश हो रही है। आज का जो माहौल है ना, सुबह से ही एकदम खराब माहौल चल रहा था। अच्छी खासी ठंड हो रही थी बारिश की वजह से, और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ठंड भी बढ़ जाती है। ये भी ठंड से कुकड़ रहे हैं। अब जल्दीबाजी में वो बिना रेन कोट पहने और बिना छाता वाता के, बाइक पे छाता लेके आते, ऐसे ही वो आ गए थे। उसके बाद वो समझ नहीं पा रहे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब वो कर भी क्या सकते थे, उनको लौटने के अलावा कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा था। वो अपनी बाइक मोड़ते हैं और ठिठुरते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही अपने लाइट हाउस से यही 4-5 कदम आगे गए ही होंगे अपनी बाइक को लेके, पीछे से आवाज़ आती है, भाई साहब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ये अपनी बाइक रोकते हैं और अपनी बाइक रोक के पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ से आवाज़ आई थी। उस तरफ देखते हैं तो क्या पाते हैं, एक आदमी है जिसने ऊपर से नीचे तक एक बहुत बड़ा कंबल टाइप कुछ ओढ़ के रखा है, और नीचे उसने सफ़ेद कलर की धोती पहन के रखा है। और वो आदमी मुझसे खाना मांग रहा है। वो बोलते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पर भीगते हुए क्या कर रहे हो, तुम्हारा घर नहीं है क्या यहाँ पर? वो आदमी बोलता है, भाई साहब बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना, कुछ भी अपने हाथ से बाइक से उतर के आओ और मुझे अपने हाथ से दे के कुछ दे दो खाने के लिए। ये बोलते कि मेरे पास तो है वैसे खाने के लिए, मैं कुछ रखा हूँ, लेकिन तुम आके ले लो ना, मैं अब यहाँ से बाइक लेके आ गया हूँ, उधर कीचड़ कीचड़ पूरा हो गया है, पानी पानी हो गया, वापस बाइक लेके आऊँगा, इससे अच्छा तुम ही आ जाओ, 2-4 कदम तो आगे है, आके लेके चले जाओ। क्या था ना कि ये हरीश जी बिस्किट रखा करते थे बहुत सारा। एक ना वो रेलवे ट्रैक के पास झोपड़पट्टी टाइप का घर था जहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, तो उन बच्चों को ये बिस्किट दिया करते थे। जब भी आते थे उन बच्चों को 2-4 बिस्किट देते थे खाने के लिए। तो इनके पास अभी
अभी भी बिस्किट पड़े हुए थे। वो बोलते हैं भाई साहब तुम ही आ जाओ ना यहाँ पर, आके ले लो अपने हाथ से। वो आदमी फिर से बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, एक काम करो तुम बाइक से उतरो और बाइक से उतर के अपने हाथ से लाके मुझे दो। ये बोलते हैं कैसा आदमी है ये, मतलब ये क्या चाह रहा है, उसको दो कदम आने में इतनी क्या मौत आ रही है। एक तो उनको इतनी ठंड लग रही थी कि उनको गुस्सा आने लगा था, कितनी क्या उसको, और अभी मना तो कर नहीं सकते, उनके पास खाने को था, और किसी के पास कोई चीज़ होती है तो सामने वाला मांगता है तो मना करते भी नहीं बनता है। तो अब क्या करें, अपनी बाइक को वहीं पर खड़ी करते हैं और वो अपनी पॉलिथीन लेके बिस्किट वाले उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं। उस आदमी के पास पहुंचते हैं और जैसे ही बोलते हैं बिस्किट निकाल के भाई साहब ये लो ये बिस्किट खा लो, वैसे ही वो जो इंसान ऊपर से नीचे तक कंबल ओढ़ के खड़ा था ना, वो कंबल अपना ऐसे फेंकता है, और जैसे ही अपना कंबल फेंकता है अंधेरी रात में भी उसके दांत चमचमाते हुए दिखाई देते हैं, और पूरे दांत ऐसे बाहर निकले हुए हैं, पूरे दांत बाहर निकले हुए हैं, उसकी स्किन पूरी तरह से उधड़ी हुई है, उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रही है जितनी खौफनाक शक्ल इन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी हो। वो आदमी इनको देखता है और देख के ज़ोर से हंसता है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा लगा के हंसता है। उस आदमी की हुलिया को जैसे ये देखते हैं ना, इनके हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं, ये समझ नहीं पाते, इनका दिमाग काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। शायद ये आदमी जो दिखाई दे रहा है ये आदमी है ही नहीं, ये मुझे मार डालेगा अगर यहाँ पर 2 सेकंड भी खड़े रहा तो। वो बिस्किट फेंकते हैं वहीं पर, और बिस्किट फेंक के एकदम स्पीड में भागते हुए अपने बाइक के पास जाते हैं और बाइक पर एक किक मारते हैं, और लकीली एक किक में ही बाइक स्टार्ट हो जाती है, और एकदम स्पीड में बाइक को उड़ाते उड़ाते घबराते घबराते बिना पीछे मुड़े बिना देखे वो अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। भागते 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 बाइक चलाते चलाते अपने घर के पास आते हैं। घर के बाहर जैसे ही आते हैं थोड़ी सी सांस में सांस आती है, चलो फाइनली घर पहुंच गया हूँ और अब मेरा कोई भी ऐसा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो जो कोई भी था वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा, चारों तरफ देखते हैं दिखाई तो नहीं दे रहा है, अब मैं शायद बच जाऊंगा। अपने घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं ज़ोर ज़ोर से, बहुत घबराते ज़ोर ज़ोर से नॉक करते हैं। उनकी पत्नी बोलती है अरे आ रही हूँ, इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों बजा रहे हो। तो उनकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, इनको हाँफते हुए देख के और घबराए हुए देख के पूछती है क्या हो गया, आप इतने घबराए हुए क्यों हो। वो बोलते हैं कुछ नहीं, दरवाज़ा खोलो अंदर आने दो। अंदर आते हैं और अंदर आते से ही फटाक से अपना कपड़ा चेंज करते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं जल्दी से खाना दो जल्दी से। उनकी पत्नी उनको खाना देती है और वो खाना खा के भागते हुए अपने बेडरूम में जाते हैं और सो जाते हैं। सोचते हैं जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ, जो कुछ भी देखा हूँ, ना ही अपने बच्चों को बताऊँगा और ना ही अपनी पत्नी को बताऊँगा। अगर उनको मैंने ये बता दिया वो कल से मेरा वहाँ पर नौकरी पे जाना बंद करवा देंगे, और नौकरी पे नहीं जाऊँगा तो ज़िंदगी में ऐसा थोड़ी काम चलेगा। कमाऊँगा तभी तो खाएंगे, ऐसे 4 पेट कैसे चला लेंगे। तो ये अब घबराए हुए हैं और रात में घबराते घबराते, नींद तो आ नहीं रही थी लेकिन जैसे तैसे सो जाते हैं। रात भर सो गए और इनकी सुबह नींद खुलती है 8 सवा 8 बजे के करीब, और जैसी उनकी आँख खुलती है उनके शरीर में लिमिट से ज़्यादा उनको दर्द महसूस हो रहा था, जैसा उनका शरीर पूरी तरह से किसी ने कुचल दिया हो या ट्रक ने उनको टक्कर मार दिया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था उनके शरीर में। चेक करते हैं बुखार तो नहीं है, लेकिन बुखार नहीं था। पूरे शरीर में लिमिट से ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी इनके शरीर में दर्द हो ही रहा, आँख खोल के देखते ही हैं, अपने आप को महसूस कर ही रहे होते, तभी उनकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे जल्दी आओ इधर जल्दी आओ। ये सोचते क्या हो गया, हिम्मत तो हो नहीं थी उठने की, गिरते पड़ते जैसे तैसे उठते उठते अपनी पत्नी जहाँ से आवाज़ लगाई थी उस तरफ जाते हैं। उस तरफ जाते हैं तो ये बच्चों का रूम था। बच्चों के रूम में पहुँचते तो क्या पाते हैं, उनका बड़ा बेटा जो है ना वो बुखार से तप रहा है, और इतना ज़्यादा उसको बुखार है जैसे गर्म आग उसके शरीर पे किसी ने डाल दिया हो, और बहुत ही ज़्यादा बीमार महसूस हो रहा है। वो घबरा थे अपने बेटे को टच करके, ये क्या हो गया इसको, ये तो बारिश में कहीं बाहर भी नहीं निकला था और
अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई मेरे बेटे की। वो फटाक से डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, जो गांव के ही डॉक्टर थे, उनको बुलाते हैं। बोलते हैं अरे भाई साहब अब जल्दी से आ जाओ, ये मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है और अभी बाहर कहाँ लेके जाएंगे, कोई हॉस्पिटल वगैरह खुला नहीं है इस टाइम पे। डॉक्टर साहब बोलते हैं हाँ हाँ आ रहा हूँ, तब तक आप लोग थोड़ी बहुत वो पट्टी वट्टी रखो उसके सिर पे, इतना ज़्यादा बुखार रहेगा तो इंसान की जान जाने की भी जोखिम होता है, बुखार सिर पे चढ़ जाता है। तो फिर तो वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम पट्टी वट्टी रख रहे हैं, आप जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर साहब के आने से पहले ये लोग पट्टी वट्टी गीले करके बच्चे के सिर पे रख रहे हैं, पूरा सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसके बुखार में कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, दवाई दिए, फिर भी उसके बुखार में कोई आराम नहीं मिल रहा है। वो बार बार रात के टाइम में सोता था और चीख के उठ जाता था। कोई पूछता था क्या हुआ, कुछ भी नहीं बोलता था, जैसा कि किसी खौफ से वो चीख के उठा हो, ऐसा चीख के उठता था। ऐसा धीरे धीरे करते करते उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, बड़े से हॉस्पिटल में शहर में ले जाके। वहाँ पर एडमिट करे तो भी उसकी तबीयत में कोई आराम नहीं मिल रहा है। उसके जो पल्स थे ना, वो भी धीरे धीरे करके डाउन हो जा रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे ये क्या है, हमने आज से पहले ऐसा कोई केस नहीं देखे हैं। ऐसा लग रहा है कि इसकी सांसें चल रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसा कि ये शायद जिंदा भी है, मर गया, पता नहीं चल रहा है देख के इसको। अब घर वाले अलग ही परेशान चल रहे हैं। जो छोटा लड़का है उसका भी रिजल्ट आने वाला था। जो बच्चा इनका था वो बहुत स्कॉलर था, पढ़ाई लिखाई में बहुत स्कॉलर था, लेकिन इस बार उसके 50% आते हैं, जिसको देख के ये लोग और शॉक्ड होते हैं। बच्चा बोलता है रोते रोते, नहीं पापा मैंने बहुत लिखा था और बहुत अच्छा किया था, मेरे इतने कम परसेंट नहीं आ सकते। 9th का एग्जाम दिया था उसने, इतने कम परसेंट हो ही नहीं सकते, मैं नहीं मान सकता। मम्मी पापा बोलते तूने कुछ ना कुछ लापरवाही किया है इसलिए तेरे कम परसेंट आए हैं। और उसके बाद से अचानक से ऐसी कोई चीज़ होती है, स्कूल में कुछ तो होता है जिसकी वजह से 5 दिन के लिए इसको सस्पेंड कर देते हैं, छोटे वाले बच्चे को। अब घर पे ये भी बैठा हुआ है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है इनको। बड़ा बेटा वैसे ही बीमार है, ऐसे ही इनको अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। हरीश जी को रोज़ रात में जब सोते थे ना और अचानक से इनकी आँख खुलती थी, और आँख खोलते थे तो क्या पाते थे कि इनके बेड के सामने वही इंसान खड़ा है जिस इंसान को मैंने उस बरसात वाली रात लाइट हाउस के पास देखा था। बार बार उनको वही इंसान दिखाई दे रहा है। ये अब समझ नहीं पा रहे मैं करूँ तो करूँ क्या। ये पूरी तरह से परेशान हो गए हैं, बच्चे बीमार हो गए हैं, बड़ा वाला बच्चा मरने की हालत में है। तभी अचानक से इनका ना एक दूर का भांजा है करण नाम का, वो इनके घर पे आता है। अपने मामा के यहाँ घूमने के लिए आया था तो वो इनके घर पे आता है, और जब सारी चीज़ें सुनता है तो वो बोलता है कि आप लोग किसी भगवान के मंदिर या किसी बाबा जी को क्यों नहीं दिखा रहे हो? आप लोग साथ इतनी सारी घटनाएं घट रही है और अचानक सडन चेंज हुआ आपकी लाइफ में, तो ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता। आप लोग किसी को दिखाओ। और जो करण है ये अपने वीडियोस बहुत ज़्यादा देखता था और भूतिया वीडियोस, जिसकी वजह से उसको नॉलेज था बहुत ज़्यादा। तो बोलता है ऐसा, तो बोलते हैं हाँ हाँ दिखाना चाहिए। इनके गांव के पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर था, बहुत फेमस मंदिर। उस मंदिर में जाते हैं और पुजारी जी को बुला के लाते हैं। पुजारी जी आते से ही बोल देते हैं आपके घर पे बहुत ही भयानक शक्ति की नज़र पड़ गई है, और जो शक्ति है ना वो अभी तक आपको कुछ भी बर्बाद नहीं की है। आपके पूरे खानदान को, आने वाली पीढ़ी तक आपकी नहीं बढ़ने देगी। जो आपने हरकत किए हो, आपने कुछ तो बहुत गंदी हरकत किए हो, कुछ तो बड़ा कांड किया हो जो आपको नहीं करना चाहिए था। हरीश जी को ऐसा बाबा जी बोलते हैं, पंडित जी। तो ये बोलते हैं कि कौन सा कांड? तो पंडित जी बोलते हैं आंख बंद करके आप याद करो, आपने कुछ गलत चीज़ छुए हो, उठाए हो, या कोई पेड़ काटे हो, या कुछ तो अलग किए हो आपने। ये बोलते हैं 1 मिनट, हाँ हमारे लाइट हाउस के पास एक पीपल का पेड़ है, वो मैंने काटा था। पंडित जी बोलते हैं बस यही है। जो पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के ऊपर इस गांव के रक्षक देवता रहते थे। और ऐसा होता है, बहुत सारे गांव के रक्षक देवता बहुत सारे गांव के बाहर बॉर्डर पे रहते हैं पूरे गांव की रक्षा करने के लिए। और वो तुमसे बुरी तरह से बिगड़ गए हैं, और एक बार अगर वो बिगड़ गए ना तो इंसान को बर्बाद करके रख देते हैं। जो तुमने गलती की, उनका घर उजाड़े हो। ये बोलते हैं वो घर कैसे हो सकता है, वो तो पेड़ था ना, वो तो नॉर्मल सा पेड़ था। पंडित जी बोलते हैं वो तुम्हारे लिए नॉर्मल सा पेड़ था, उनके लिए उनका घर था पूरा। अगर तुम जल्द से जल्द उनके लिए उसी जगह पर, वहीं पर एक मंदिर नहीं बनाते हो तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा।
ये बोलते हैं हाँ 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 पंडित जी मैं मंदिर बनवा दूंगा, ऐसा आप मत बोलो, कुछ नहीं होगा हमारे घर वालों को। ये जो थे ना, दूसरे दिन ही वहीं पर जहाँ पे पीपल का पेड़ था उसके ही थोड़ा सा बाजू में वहाँ पे थोड़ा बहुत खुदाई दे करवाते हैं और छोटा सा एक मंदिर बनाने का निर्माण में लगा देते हैं। और इधर हॉस्पिटल से भी उनको कॉल आता है कि आपका बेटा नॉर्मल हो गया है। जैसे ही मंदिर बनाने का काम लगवाते हैं वैसे हॉस्पिटल से कॉल आता है जो अभी तक क्रिटिकल कंडीशन में था वो अब नॉर्मल हो गया है, आप चाहो तो उसको कल घर लेके जा सकते हो। ये खुश हो जाते हैं, ये कैसे हो गया। वो मंदिर का काम लगवाते हैं, मंदिर भी बना देते हैं और उसके बाद से इनको क्या पता चलता है, जो इनका बेटा है ना छोटा वाला जिसका 50% रिजल्ट आया था, वो किसी लड़की ने करामात की थी, उसने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दी थी रिजल्ट का और उसने अपना वाला इसके में चिपका दी थी। और उसको जो सस्पेंड किए थे स्कूल से उसमें भी उस लड़की की ही गलती थी। मतलब इन शॉर्ट देखा है तो पूरी फैमिली इनकी उस एक रीज़न की वजह से बर्बाद हो रही थी। कोई चीज़ पॉजिटिव एनर्जी कह लो वो इनसे नाराज़ हो गई थी। हाँ और ऐसा होता है सही में बहुत हाँ। सारे केसेस में कि एक बार कोई एनर्जी आपके ऊपर नाराज़ हो जाए तो केवल आपके ऊपर असर नहीं पड़ता, पूरे आपके परिवार के ऊपर पड़ता है। नागपुर के थोड़े ही आगे काटोल नाम का इलाका पड़ता। बहुत सारे लोग इसको एक गांव भी कहते तो बहुत सारे लोग इसको नागपुर का ही एक हिस्सा कहते। भाई जैसे जिसकी सोच, लेकिन इतना कह सकते हैं कि ये सिटी वाले एरिया से थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर ना काटोल में एक बड़ा साधारण सा परिवार रहा करता था। इस परिवार में कौन कौन था मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस परिवार में 2 भाई थे जिसमें से एक छोटा भाई था और एक बड़ा भाई। बड़ा भाई जो था उनका शादी हो चुकी थी, उनकी पत्नी थी और उनका एक छोटा सा लड़का था। लड़के की उम्र ज्यादा नहीं, उस समय 4-5 साल की रही होगी, मैक्स टू मैक्स 6 साल, उससे ज्यादा नहीं। तो इनका जो परिवार था वो अपनी जीवनी कैसे चला रहा था, इनका एक फैमिली बिजनेस था। ये दोनों जो भाई थे ना वो दोनों मिलजुल के एक अच्छा खासा बिजनेस रन करते थे अपना। उनका कुछ भी फैमिली बिजनेस था वो बढ़िया से रन करते थे। इस वजह से इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनको कभी आई नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि ये जो छोटे वाले भाई थे ना उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद से जो बड़े वाले भाई रहे ना तो वो थोड़े से ऐसे टूट से गए, जैसे कि यार एक 4 पहिया लगा हुआ था गाड़ी में और एक पहिया निकल गया तो गाड़ी तो लड़खड़ाएगी। तो इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है अब थोड़ा सा बिखर गया। अब परिवार में कौन कौन बचे, पति पत्नी और एक लड़का बस। अब ऐसा था कि भाई इनको मेहनत करना आता था, बड़े वाले भाई को मेहनत करना आता था, तो उन्होंने मेहनत की और अपनी पत्नी की बहुत हेल्प ली उन्होंने और पत्नी ने भी दिल से पूरी मदद करी। पत्नी ने एक साड़ी की दुकान खोली, इस वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो गई और अब लगभग सब कुछ ठीक चलने लगा। लेकिन इसी दौरान मतलब इनकी जब मृत्यु हुई थी, मतलब छोटे वाले भाई की मृत्यु हुई थी, उसके बाद से ही जो इनकी भाभी थी मतलब बड़े वाले भाई की पत्नी, वो ना काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो गई थी। वो ऐसा हो गया था कि हर टाइम भगवान की पूजा पाठ में लीन रहना, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं रह गई थी ना, तो भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा इनका आस्था बढ़ गई थी कि यार पूजा पाठ करो, मन की शांति मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये अब कुछ झाड़ फूक वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई थी। आध्यात्मिक बनना एक अलग होता है, लेकिन इनका ऐसा हो गया था कि ये ना अब किसी को भी कुछ भी परेशानी होती थी ना तो बोलती थी ठीक है मैं आ रही हूँ, मैं झाड़ फूक कर दूंगी, ठीक हो जाएंगे। और सामने वालों को लिटरली फर्क भी पड़ता था। ऐसा हो गया था कि गांव गांव से लोग आते थे इनको बुलाने के लिए कि हमारे घर पे ये हो गया वो हो गया, आप झाड़ फूक करने के लिए चलो। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके परिवार में ये मानना था कि जो छोटे वाले लड़के की जो मृत्यु हुई है, मतलब इनके जो देवर की मृत्यु हुई है, वो एक काले जादू की वजह से हुई है। तो भाभी के मन में बहुत टाइम से आ गया था यार कि काश मुझे कुछ ऐसा आता होता तो मैं अपने देवर की जान बचा लेती, काश हम किसी की मदद ले लिए होते। इसी वजह से शायद देवर की मृत्यु के बाद वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक बन गई थी और साथ ही साथ झाड़ फूक में इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन ठीक चल रही थी ज़िंदगी, साड़ी का बिजनेस भी और इनके पति का बिजनेस भी और इनकी झाड़ फूक भी चल रही थी। कई बार पति को बुरा लग जाता था कि हो गया ना यार, क्या झाड़ फूक, पहले अपने घर परिवार का देखो, इतना ऐसा डायरेक्टली किसी घर पे नहीं जाते हैं, कौन सी बला बत्तर लगी रहेगी और कौन सी हमारे घर पर चिपक कर आ जाएगी, तुम्हें सोचना चाहिए। लेकिन नहीं,
अब इनका ऐसा हो गया था कि मैं ये काम भलाई के लिए कर रही हूँ, जो मेरे भाई जैसे देवर के साथ हुआ वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। अब भैया ऐसे ही एक दिन की बात है जहाँ पर इन लोगों का घर था। इनके घर के पीछे ना एक मंदिर था। उस मंदिर के और पीछे की तरफ एक और घर था, जो कि इनके ना पुराने पहचान वाले लोग थे, पड़ोसी थे ना, तो बहुत पुराने पहचान वाले थे। उनके घर पे ना हाल फिलहाल में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था। उस छोटे से बच्चे के जन्म के कुछ ही महीने बाद, यानी कि मुश्किल से 2.5-3 महीने के बाद, उन लोगों के घर के बाजू में एक औरत रहती थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी जैसी मृत्यु होती है ना, तो इनके घर पे जो बच्चा था वो बीमार पड़ने लगता है। बाजू वाली औरत की मृत्यु के बाद इनके घर का बच्चा बीमार पड़ने लगता है कि इनके घर का ये कोई और ही घर है, ये इन लोगों का घर नहीं है, ये पड़ोसी का घर है। तो पड़ोसी का बच्चा बीमार पड़ने लगता है, तो इनके पड़ोसी लोग सोचते हैं कि क्या हो गया यार, बच्चा इतना बीमार क्यों पड़ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है और नॉर्मल वोमिटिंग नहीं, खून वून की हो जा रही है। तो इनके घर वालों को बहुत चिंता हुआ, पहले डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कोई रेयर बीमारी हो गई क्या है। तो फिर इनको किसी ने सलाह दिया कि यार एक बार इसको झड़वा दो लड़के को, शायद कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो ये लोग अपने बच्चे की खबर लेके इनके घर पर आए। इनके घर का कुछ नाम रख देते हैं, कोई परिवार का नाम रख देते, शर्मा परिवार ऐसा बोल देते हैं। तो शर्मा परिवार के पास आए, तो शर्मा जी जो थी, लेडी थी, इनको झाड़ना फूकना तो आता ही था। तो ये बोलती कि ठीक है, मैं आज रात में आती हूँ आपके घर, यही कोई 8 बजे के आसपास, बच्चे को नहला कर रखना, मैं झाड़ूंगी, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। अब भैया रात में वो लोगों ने बच्चे को नहला के रखे। ये जैसे ही उनके घर पर गई शर्मा आंटी, वो देख के समझ गई कि यार इस घर पे पक्का किसी की बुरी नज़र लगी हुई है, किसी चुड़ैल की बुरी नज़र, जो कि इस बच्चे को सीधे सीधे ख़त्म करने के लिए आई हुई है। इन्होंने बोली कि यह कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा, इसको कुछ बहुत खतरनाक हवा लग गई है, इसको बचाना है आपको तो किसी बड़े सिद्ध पुजारी या सिद्ध बाबा के पास जाओ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो अपनी नॉर्मल पूजा के बेस में ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो वो जो बच्चा था ना, उसकी माँ रोने लगी। अब उसकी माँ को रोता हुआ देखकर ये शर्मा आंटी भी थोड़ी सी पिघल गई कि यार बेचारे कैसे दुख में है और मैं मदद नहीं करी तो कैसे करी फिर। तो बोलती ठीक है, काम करते हैं, बच्चे को घर के मेन द्वार पर लेकर चलो, गोदी में लेकर बैठो और 7 आटे के दिए बनाओ, मैं कुछ करती हूँ। बच्चे की माँ बच्चे को मेन द्वार पर गोदी में लेकर बैठी और 7 आटे के दिए बनाए गए। उन्होंने दीपक जलाई, कुछ मंत्र पढ़ी और बच्चा सो गया ये सारी चीज़ करते करते। अब उनकी सारी प्रक्रिया ख़त्म हो गई लगभग 1 घंटे में। 1 घंटे बाद क्या बोलती हैं कि ये जो दिए हैं, ये जो अपन ने 7 दिए बनाए थे, इसको ना आपको यहाँ से अपने जहाँ पे अपन रहते हैं, अपने एरिया की सीमा से बहुत दूर कोई सुनसान इलाके में जाना है और वहाँ पे कोई भी आपको बहता हुआ पानी मिल जाए, कुछ भी तालाब वगैरह ऐसा कुछ या नहर वगैरह कुछ, वहाँ पे ना साइड में से डाल के आ जाना है। बच्चे के पापा को ये बात बोली तो बच्चे के पापा के दिमाग में पता नहीं क्या सूझा, वो बहाना मारने लगे, वो जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे। तो इन्होंने भी, शर्मा आंटी ने भी सोची कि अरे जाना ही नहीं जा रहे हैं तो एक काम करते हैं, ये जो दिए हैं इनके घर के आंगन के थोड़े बाहर की तरफ मैं लगा देती हूँ, ठीक है, लगा देती हूँ और मैं भी अपने घर चले जाती हूँ, सब कुछ तो हो गया, अब इनके ही घर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे तो क्या करें। तो वो दिए उठाई और इनके ही घर के आंगन के बाहर की तरफ वो दिए लगा दी और जाते जाते इन लोगों को कही कि देखो, अब जब तक ये दिए यहाँ पर जल रहे हैं तब तक ना आप घर से बाहर निकलोगे ना तो आपको पलट के नहीं देखना है, या फिर आप घर के अंदर हो और बाहर की तरफ देख रहे हो, फिर आप घर के अंदर जाने लगे वापस से, तो वापस से आपको पलट के नहीं, तो पलट के नहीं देखना है जब तक ये दिए जल रहे हैं। इन लोगों ने बोल दिया ठीक है, थैंक यू, आपने अच्छा हमारे बच्चे को ठीक कर दिए। बोले बच्चा ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मैं भी चलती हूँ, बहुत रात हो गई है। ऐसे बोल के लौटने लगी। ये जैसे लौट रही इनके घर के आंगन से बाहर निकली है कि इनको, अरे बेटा सुनना, ऐसे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ पीछे से आती है। ये बोलती है अरे कौन है, सब बोल के पीछे पलटती है। पीछे पलटती है तो क्या पाती है कि पीछे एक औरत खड़ी हुई है जिसके चेहरे पे पूरी चोट के निशान है, उसके होंठ है ही नहीं, डायरेक्टली दांत बाहर आए हुए हैं। वो औरत के बाल कहीं पे हैं तो कहीं से गायब है। उसकी आंखें इतनी लाल दिखाई दे रही है कि मैं कैसे बयां करूं, देखने में आग जैसी लगी नहीं रही थी,
ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जलते हुए आग के अंगारे यहाँ पर रखे हों, ऐसी आग दिख रही थी। और जैसे ये पलटी ना, इनको देख के बड़ी गंदी हंसी और ये तुरंत डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली। और आंख बंद करते से इनको क्लिक हुआ, शिट, मैं पीछे पलट गई। और ये वापस आंख बंद करते करते पलटी अपने घर की तरफ तेजी से चली गई। अब घबराहट मन में कि मैं तो अब भी उनको बोली थी कि आप कुछ भी हो जाए, जब तक दिए जल रहे हैं पीछे पलट कर मत देखना, और मैं ही पलट गई यार, ये कैसे हो गया मुझसे। घबराहट में अपने पति को कुछ नहीं बोल रही है, बच्चा तो बहुत छोटा था और घर पे कोई है भी नहीं, तो किससे क्या बात करें। खाना वाना बनाई, खाना वाना पति को दी, बच्चे को दी, सब बढ़िया। वैसा हुआ कि खाना वाना खा के सो गए। अब जैसे ये सोई है तो रात में इनको बड़ा भयंकर सपना आता है। क्या सपना आता है कि वो औरत इनको दिखाई दे रही है और बोल रही है कि तू बड़ा उस छोटे से बच्चे को बचाने आई थी ना, अब देख मुझसे तेरे को कौन बचाता है, मैं भी इंतजार करूंगी, तुझे खत्म करके रख दूंगी। तू मेरे रास्ते में आई थी, वो मेरा खाना था, तूने मुझसे मेरा खाना छीनी है। मतलब वो बच्चे को लेकर बोल रही है वो चुड़ैल कि वो मेरा खाना था, तूने मुझसे मेरा खाना छीन लिए, अब देखती हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। ऐसे ही घबरा कर उठी है। पति ने बोले क्या हो गया, सब ठीक है कि नहीं, तो पति को कुछ नहीं बताई। इस रात के बाद से इनकी जिंदगी पूरी तरीके से पलट गई। अगले दिन से जो कोई भी थोड़ा सा भी बात करता, बच्चा थोड़ा सा तो बड़ा था, KG1 KG2 में पढ़ता होगा, फर्स्ट सेकंड में भी पढ़ता रहोगा, थोड़ा बड़ा था, 5-6 साल का था। 6 साल की उम्र में कौन सी क्लास में पढ़ते बच्चे, उतनी क्लास में था। तो बच्चे के दोस्त भी कई बार मोहल्ले पड़ोस के आ जाते थे ऐसे घर पे खेलने के लिए। तो कोई इतनी सी भी आवाज़ कर रहा है ना, तो वो आवाज़ इनको ऐसी लग रही है कि सर फट जाएगा उस आवाज़ से। अपने पति से बोल रही है शाम होते होते तक कि मेरे को ना दिमाग में ऐसा लगता है कि सिर के अंदर ना ऐसे कीड़े चल रहे हैं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। इतना सा भी कुछ ऐसा सुई भी गिरती है ना तो ऐसा लगता है सर पे किसी ने फट से हथौड़ा मार दिया है, मैं पागल हो जाऊंगी, मेरे को कोई डॉक्टर के पास लेकर चलो कैसे भी करके। डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन डॉक्टर भी क्या इलाज करेगा, क्योंकि पूरी बात तो इनको खुद को पता है कि मुझसे क्या गड़बड़ी हुई है, अंदर ही अंदर इनको मालूम मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अब इलाज भी तो करवाना है, ठीक भी तो होना है। तो डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर क्या बता लेगा, दवाई ववाई दिया, कुछ नहीं। ये परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। कोई कुछ भी, बच्चा भूख के कारण कुछ ऐसा रो देता हल्का सा तो बच्चे को पीट डालती, कुछ भी घर के सामने से कोई बात करते हुए निकल रहा है तो घर के अंदर से कुछ फेंक के मारती बाहर से चलने वालों को। ऐसी कंडीशन हो गई थी। खाना पीना लगभग ना के बराबर हो गया, कुछ भी मतलब खा ले रही, दवाई ववाई भी ना तो उल्टी हो जा रही। बहुत कंडीशन वर्स्ट हो गई थी। इतनी वोमिटिंग हो रही थी कि दिन में अगर समझ लो 7 बार वोमिटिंग हो रही है तो 4 बार तो उसमें खून होता था। ऐसी कंडीशन हो गई थी, हालत एकदम सूख के डाउन। सभी लोग जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे ना, सबने बोल दिए थे इनका कोई बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही है, ये बचेंगे नहीं, अभी कुछ नहीं समझ रहा है इनका। फिर किसी ने सलाह दी है कि काटोल में क्या इलाज कराते रहोगे, नागपुर भेज दो। तो इनका जो मायका था ना शर्मा आंटी का, वो मायका नागपुर का ही था। तो इनकी माँ के घर भेज दिए उनके पति ने। तो माँ के घर पे रह के उनके भाई वगैरह ने ट्रीटमेंट करवाए, लेकिन कुछ इलाज नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो वापस आ गई। फिर एक दिन पति बड़े हताश बैठे हुए थे, सर झुका के बहुत टेंशन में। बोले कि क्या हो गया तुम्हें, कुछ बताओ ना, तुम तो इतने दुनिया का झाड़ फूक करती थी, सब कुछ अच्छा करती थी, आज तुम्हारे ही साथ क्या हो गया, तुम खुद का ही पता नहीं लगा पा रही हो। तो ये भी उदासी उदासी में बोल दी कि मैं क्या बताऊं आपको, मुझे सब पता है। बात यह है कि कुछ दिन पहले वो पीछे वाला बच्चा है उसको झाड़ने जब गई हुई थी ना, तो मुझे एक चुड़ैल दिख गई थी, वो बहुत भयानक थी, उसको देखकर मैं डर गई। ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो चुड़ैल अब हमारे घर तक आ चुकी है और अब मेरे साथ वो पता नहीं क्या करेगी। तो ये बोलते हैं ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, हम दुनिया के डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं, अगर ये मुसीबत कुछ उस चीज़ से रिलेटेड है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो डॉक्टर मेडिकल साइंसेस में क्या कर पाएगा, तुमको थोड़ी राहत ही मिल पाएगी, तुम ठीक नहीं हो पाओगी। तो मैं बात करता हूँ, इन्होंने कुछ कांटेक्ट निकाले और इनके कोई दूर के रिश्तेदार वो भी ये सब काम किया करते थे, उनको फ़ोन किए,
उन्होंने बोले कि मैं तो अभी गांव में नहीं हूँ, मैं बाहर आया हुआ हूँ किसी वजह से, लेकिन अगर ऐसी अपने परिवार में ही परेशानी है तो मैं जल्द से जल्द आपके काटोल में आता हूँ। वो यार लिटरली अच्छे आदमी, वो अगले ही सुबह काटोल पहुँच गए और वहाँ पर जैसे ही घर पर प्रवेश किए तो उन्होंने बता दिए कि यहाँ पर तो एक बहुत खतरनाक चुड़ैल का साया लग गया है आपके घर पे, और वो बस एक ही मकसद ठान के बैठी हुई है कि इनकी जान लेकर जाएगी, और वो ये कार्य कभी भी कर सकती है। इनकी हालत देख के भी आप बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है कि देखो ये ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। एक काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ पूरी झाड़ने की, आने वाले पूर्णमासी तक देखा जाएगा। अगर पूर्णमासी तक इनको आराम नहीं मिला ना, तो फिर एक कार्य है जो बहुत कठिन है, वो हमको करना पड़ेगा। तो शर्मा अंकल ने बोले कि ठीक है आप यही करो। तो भैया वो इनको भी ऐसे ही घर के द्वार पर लेकर गए, दिया जलाए हैं, धागा वागा बांधे हैं, मंत्रोच्चारण के साथ कार्य करना शुरू किए हैं। वो आखिर में काफ़ी देर तक मंत्रोच्चारण करने के बाद, काफ़ी देर तक झाड़ फूक करने के बाद ये बोली कि तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं निकल कर नहीं जाऊंगी इस औरत के शरीर से। इस औरत ने मुझसे खाना छीनी थी, मैं इसको खत्म करके रख दूंगा, और इसके बदले बदले मुझसे मत पूछना, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सिर्फ इसकी जान। ऐसा बोल के बेहोश हो गई। बाबा ने बोले कि ठीक है, हनुमान जी के नाम का एक धागा दे रहा हूँ, पहनाओ, ठीक हो जाती है पूर्णमासी तक तो ठीक है, वरना फिर मैं आता हूँ बताता हूँ। पूर्णमासी तक तो कंडीशन और वर्ष चली गई, मतलब कुछ ठीक ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की कोई शक्ति काम नहीं आ पा रही है इनके ऊपर। फिर आखिरकार वो पूर्णमासी में आए और बहुत सारी सामग्री मंगवाए, और उन सारी सामग्रियों से फिर से झाड़ फूक किए और बोले कि अब रात के 2 बजे आपको अकेले शमशान घाट जाना है। कोई ताज़ी जलती हुई चिता ढूंढना है जो उसी दिन जली हो। उस चिता के बिल्कुल बाजू में गड्ढा खोद के ये सारी चीज़ें गाड़ देना है। तो ये बहुत कठिन कार्य है। ज़रूरी नहीं है जहाँ पर ये जा रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई चिता उस दिन जली ही हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आराम से खोद लें, वहाँ पे गाड़ लें। ये कठिन कार्य था, अब सब किस्मत का खेल था। फिर भी उन्होंने झाड़ फूक की है और वो लेकर निकले हैं, शमशान घाट में गए हैं। और भैया किस्मत से थोड़ा ढूंढने के बाद उनको समझ में आ गया कि ये चिता तो आज ही चली है। वहाँ पे गड्ढा खोदे हैं, वहाँ पे उन चीज़ों को गाड़े हैं और फिर लौट के आए हैं। इसके बाद वो जो रिश्तेदार आए हुए थे झाड़ फूक करने वाले, वो भी इनके घर पर रुके और बोले कि हम कल तक रुक कर देखते हैं कि इनकी हालत में कुछ सुधार आया कि नहीं। तो अगले दिन उठ के जब ये खाना वाना खाई है ना, तो वो पूरा नॉर्मल रहा। आज वोमिटिंग नहीं हुई, आज ये चक्कर खा के नहीं गिरी है, आज चिल्लाना फेंकना वेकना कुछ नहीं करी है। इनके सामने ज़ोर से बात भी कर रहे हैं तो कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरी ही नॉर्मल हो गई, लेकिन काफ़ी हद तक सुधार दिखा। फिर बस ये 2-3 दिन और रुके हैं, और जब ये भी सेटिस्फाई हो गए कि हाँ औरत ठीक हो रही है, उसके बाद ये भी फिर अपने घर गए और फिर इनकी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से बढ़ना शुरू करी। लेकिन फिर भी डर तो लगा रहता था कि कुछ हो ना जाए। तो फिर एक दिन वही जो बाबा जी थे झाड़ फूक करने वाले, उन्होंने बोल दिया कि अगर आपके मन में डर लगा रहता है ना किसी चीज़ को लेकर, तो आप उस जगह को छोड़ दो, हो सके तो वहाँ से शिफ्ट हो जाओ। तो इन्होंने कम्प्लीटली काटोल छोड़ दिए, ये चले गए नागपुर में शिफ्ट हो गए। बच्चे की पढ़ाई वढ़ाई भी सब अच्छी हो गई, अभी बीटेक कर रहा है, सब सही है इनकी ज़िंदगी में। लेकिन अभी भी उन रातों को याद करते हैं तो सिहर से उठते हैं कि हमारे घर में क्या हो गया था। ये आपको सुनने में बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इमेजिन कर रहे थे तो आपको समझ में आया होगा कि कितनी वर्स्ट कंडीशन हो गई होगी इनकी। मृणाल नाम की एक लड़की जिसके साथ और जिसके परिवार के साथ ये घटना घटी, वो परिवार आज भी उस घटना को अपने जहन से बाहर नहीं निकाल पाया है। ये बात आज से काफ़ी पहले की है। मृणाल अभी बड़ी हो चुकी है, 21-22 साल की लड़की है। जब ये घटना घटी थी वो 8-9 में पढ़ा करती थी, छोटी थी। ये लोग महाराष्ट्र के एक शहर के रहने वाले लोग, नागपुर के रहने वाले, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया भाई। पहले की बात कर रहा हूँ, इनके घर पे कार वार थी बड़ी वाली। जब कभी भी फैमिली को कहीं जाना होता था तो अपनी कार में बैठते और एक साथ निकलते। सेलिब्रेशन की बात हो, वेकेशन की बात हो या कोई फेस्टिवल की बात हो, सब मिलजुल के जाया करते, आया करते। अब क्या था कि मृणाल का जो फैमिली थी वो ना एक तरीके से जॉइंट फैमिली थी। अच्छा। इस परिवार में उसके मम्मी पापा, इसकी छोटी बहन, फिर इसके चाचा चाची
और चाचा चाची का एक बेटा, इतने लोग रहा करते थे। तो अब इसके जो चाचा थे ना, उनके एक बचपन के दोस्त की शादी होने वाली सिचुएशन आई। अच्छा। शादी होने वाली, उनसे मतलब ऐसा उम्र में कम था, क्लासमेट नहीं था भाई, दोस्त था। तो उसकी शादी होने वाली सिचुएशन आई। तो चाचा ने बोले कि सब लोग चलते हैं, मजा आएगा, गांव की शादी है। अब ये लोग शहर में रहने वाले लोग भाई, तो जो लोग शहर में रहते हैं ना, उन लोगों को गांव की चीजें बड़ी एक्साइट करती है। सब लोग खुश हो गए और वो डेट भी आ गई जब इनको निकलना था। जिस गांव में जाना था ना, उस गांव की दूरी नागपुर से बहुत ज्यादा नहीं थी। ये गांव भी महाराष्ट्र का ही था और अप्रोक्स 4.5 से 5 घंटे इनको नागपुर से लगने वाले थे, बाय रोड बाय कार। चाचा जी तैयार हो जाते हैं, कार वार सब निकालते हैं, सब लोग अपने कपड़े वपड़े जो थे पैक करके डिक्की में डालते हैं और निकले तैयार। इन लोगों ने रास्ते के लिए कुछ नाश्ता वास्ता रखे हुए थे, चिप्स वगैरह होता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है। बच्चे भी थे ना, 3 बच्चे थे, सब लोग खुश थे। अब इनमें सबसे बड़ी मृणाली थी, वो 8th क्लास में थी, बाकी दोनों बच्चे से छोटे थे। इन लोग 5 बजे के नहीं 6 बजे के आसपास अपने घर से निकल गए भाई, 6 बजे के आसपास। इनका ऐसा था कि अप्रोक्स 10 बजे के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे, थोड़ा फास्ट चला लेंगे, क्योंकि रात में निकलेंगे तो रोड थोड़ी खाली मिल जाएगी, दिन में निकलेंगे तो रोड भरी हुई रहेगी और दिन में घर के काम वाम भी होते हैं। इन लोगों ने सोचे थे कि शादी वादी कंप्लीट करेंगे और फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग वापस से निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे। इस वजह से इन लोग शाम के 6 बजे निकले। अब देखते ही देखते नागपुर सिटी को क्रॉस कर गए और ये लोग एंटर कर गए एक जंगली एरिया में, घाट वाला एरिया। निकल गए, बड़ा हाईवे टाइप का रूट, रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इस गांव में ना ही चाचा गए हुए थे और ना ही पापा गए हुए थे। दोनों को टेंशन, बच्चे भी टेंशन में, पत्नियां भी टेंशन में कि रास्ता जाए तो जाए कहाँ। अब रात हो चली थी तो लोग भी अब निकल नहीं रहे थे। इन लोगों ने पहले ये सोचे हुए थे कि पूछ पाछ के बढ़ जाएंगे, लेकिन पूरे रास्ते में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सोचा कि फिर भी चलाते चलाते कोई तो दिखेगा। फिर एक छोटा सा गांव आया, बहुत कम घर थे, कोई भी बाहर नहीं था। टेंशन के साथ इस गांव को क्रॉस करने ही वाले थे कि अचानक से एक आदमी दिखाई दिया जो कि धोती पहना हुआ है और हाफ वाली जो बनियान होती है ना, वाइट वाली, वो पहना हुआ है, पतला सा था और सर में गमछा बांधा हुआ है, हाथ में लकड़ी और सामने चल रही है उसके 2 भैंसे। अच्छा। अब इन्होंने सोचे कि इतनी रात गए ये भैंस चरा रहे हैं क्या, शायद भैंस चरा के घर लौट रहा होगा। हाँ, गांव का बंदा है। कोई नहीं, उसके पास जाके गाड़ी रोकते हैं और उस बंदे से गांव का एड्रेस पूछते हैं। वो बंदा बताता है कि देखो आप सीधा सीधा जाओ, सीधा सीधा जाने के बाद 2 रास्ते आपको दिखाई देंगे, एक तिराहा जैसा है मतलब, तो एक रास्ता बिल्कुल सीधा चलेगा, वहां आपको जाना ही नहीं है। एक रास्ता ऐसा हल्का राइट की तरफ जाएगा। वो राइट वाला रास्ता सही तो है लेकिन वो बहुत लंबा पड़ेगा। एक और पतला सा छोटा सा रास्ता, कच्चा रास्ता दिखाई देगा। उसको देख के आपको लगेगा नहीं कि ये रास्ता है, लेकिन सच बताऊं उस रास्ते से ही जाना। उस रास्ते से आप आगे बढ़ोगे ना तो वहां पे आपको एक बहुत ही छोटा गांव मिलेगा। बस वो गांव मिल गया ना, बस फिर सब कुछ ठीक है। गांव को क्रॉस करना, एक नदी पड़ेगी, नदी को क्रॉस करोगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि नदी के ऊपर से जाना है, नदी को क्रॉस करोगे ना साइड से, तो आप लोगों को आज जहाँ जाना है ना वो वाला गाँव मिल जाएगा। इन्हें बोले ठीक है, थैंक यू करके ये लोग निकल गए अपनी गाड़ी लेके। अब निकले हैं, थोड़ी देर बाद वो तिराहा आ गया। अब इन्हें सोचे क्या करें, लंबा रास्ता पकड़ें जो सीधा सीधा बढ़िया डामर रोड बनी हुई है अपनी, या फिर वो रास्ता पकड़ें जो कच्चा दिखाई दे रहा है और बहुत ही ज़्यादा शॉर्टकट है। उन्होंने देखा कि भटक गए थे यार, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, वहाँ पे बारात लग जाएगी। एक काम करते हैं, छोटा वाला रास्ता पकड़ लेते हैं, कच्चा है तो क्या हुआ, छोटा है, उसी से निकल जाएंगे। एक और कहानी लेके आए, इसलिए मैं आप लोग हमेशा बोलते हैं ना लोग कि ये गलत रास्ता वाली कहानी बहुत सुनाते हैं। नहीं, और लोग बोलते हैं शॉर्टकट इतना हॉन्टेड क्यों होता है, हॉरर क्यों होता है, वो भी बताएंगे, एंड में बताएंगे। अभी कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो क्या इन लोग वाला रास्ता पकड़ लेते हैं शॉर्टकट से, बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एक गांव इनको मिलता है। वो गांव क्या बोलते हैं, बहुत अलग था यार। यहाँ पे जो घर थे ना सारे काफी ज्यादा पुराने डिजाइन के दिखाई दे रहे थे। अच्छा। और ये जो गांव का रास्ता था ये बहुत ही ज्यादा टूटा फूटा, उबड़ खाबड़, एकदम ही छोटा गांव, मतलब एकदम ही छोटा, सीमेंटेड रोड तक नहीं, बहुत खराब हालत। जब से इस रास्ते में एंटर किए थे तब से जो रोड थी बड़ी खतरनाक थी और इनके मन में डर था कि गाड़ी वाड़ी पंचर पड़ गई यहाँ पे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इनकी गाड़ी थोड़ी महंगी वाली थी और उनका जो पंचर है कोई नॉर्मल इंसान भी ना सुधार पाए भाई। गाँव के जो छोटी दुकान वाले होते हैं वो साइकिल के पंचर और हद से हद नॉर्मल सी बाइक के पंचर सुधार सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ। अब जो बड़ी गाड़ी, उन लोगों के सामने अगर आप हमर वगैरह जैसी गाड़ी का टायर ला के रख देंगे तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
ट्रक वक के पंचर सुधारने वाले भी अलग लोग होते हैं, वो हाईवे में बैठते हैं, लेकिन गांव के अंदर जो बैठ रहे होंगे वो तो सिंपल से बेचारे साइकिल का काम कर ले या नॉर्मल सी बाइक का काम कर ले। तो इनको ये भी डर कि यहाँ पे पंचर नहीं होना चाहिए, तो इन लोग अपनी गाड़ी बड़ी संभाल के ले जा रहे हैं, स्लो स्लो, बहुत स्लो बहुत स्लो। अब इन लोगों ने नोटिस किए कि इनकी गाड़ी की आवाज़ की वजह से ना घरों से लोग निकलने लगे। इन्होंने सोचे कि अभी तक जो हमें पीछे गांव मिल रहे थे नॉर्मल रास्ते में, वो लोग तो आधी रात में चले गए, मतलब गहरी नींद में सो गए, कोई बाहर ही नहीं निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारी गाड़ी की आवाज़ सुनकर लोग इस तरह से बाहर निकल रहे हैं। एक सेकंड के लिए मन में आया, गाड़ी थोड़ी महंगी वाली है ना, महंगी हाई-फाई गाड़ी है, इसकी आवाज़ भी अच्छी वाली है, इस वजह से लोग निकल निकल के देख रहे होंगे। लेकिन इंसान तो इंसान, घरों के जानवर भी बाहर निकल गए। बकरी हो, भेड़ हो या गाय भैंस हो, वो भी अपने घर से बाहर निकली। फिर लोगों ने सोचे कि लोग अपनी भैंसों को बांध के नहीं रखते हैं घर पे, वही तो बाहर निकल गई। कुत्ते बिल्ली सब रास्ते में आ गए, बच्चा बूढ़ा आदमी औरत सब। कोई ने देख देख के हंस रहा है, कोई गुस्से में घुर्रा रहा है, कोई इनके साथ कुछ बोलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, लेकिन सब लोग अपने एक अजीब रिएक्शन इनकी तरफ दे रहे हैं। ये लोग थोड़े घबराए और सोचे कि ये किस तरह का गांव है यार, कहीं हमारी गाड़ी के सामने तो नहीं आ जाएंगे, गांव वाले मिलके हमको लूट तो नहीं लेंगे। ऐसे तरह तरह के सवाल इनके दिमाग में चल रहे हैं। इन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकालते गाड़ी, अपनी स्पीड बढ़ा दी। चाचा जी गाड़ी चला रहे थे, स्पीड बढ़ा दिए और आगे एक टर्न आया, टर्न लिए हैं और थोड़ी आगे बढ़े हैं और वापस से ये लोग उसी गांव में एंटर। वापस से दिमाग खराब हो गया, कैसे? हम तो सीधे गए हैं और सीधे जाने के बाद राइट टर्न लिए, उसके बाद हमने यू टर्न नहीं लिए, राइट टर्न नहीं लिए, और ये गांव वापस से कैसे रिपीट हो गया। लेकिन अभी ये गांव का मंजर बहुत अलग दिखाई दे रहा है। अभी जो गांव के पूरे लोग अपने घरों से निकलकर बाहर इन्हें देख रहे थे, एक जानवर मक्खी तक भी अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घर वही है, रास्ता वही है, सब कुछ वही है, लेकिन इंसान एक भी नहीं, जानवर पक्षी कोई भी एक भी नहीं, पूरी तरीके से सुनसान। अब जब ऐसी सिचुएशन किसी के सामने क्रिएट होगी तो कितना ज्यादा डरेगा, कोई भी डर जाएगा। सही बोली तुमने। ये लोग इतने ज्यादा डर गए कि मृणाल के पिताजी बेहोश हो गए डर के मारे, अच्छा, तुरंत बेहोश। दोनों औरतें घर की जोर जोर से रोने लगी और बच्चों की तो बात ही मत कहो, बच्चे भी बहुत डर गए, चक्कर वक्कर आने लगे बच्चों को। हिम्मत बची हुई केवल चाचा जी में, और जरूरी भी था, एक इंसान तो जरूरी है वैसे हिम्मत बांध के रखना, क्योंकि चाचा जी गाड़ी भी चला रहे थे। अगर ये भी अपना आपस जरूरत से ज्यादा खो देते तो पूरे परिवार के साथ क्या होता। आज पूरे परिवार की डोर चाचा जी के हाथ में थी, चाचा जी के स्टीयरिंग में थी। वो सोचते हैं कि अब जो कुछ भी हो मैं यू टर्न मारूंगा, क्योंकि अगर और आगे गए तो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कोई दिखाई भले अभी नहीं दे रहा था, लेकिन बाहर की तरफ से जोर जोर से रोने की और चीखने की आवाजें सुनाई दे रही थी। हाँ, तो डरा देने वाली बात यही थी कि अभी तक सब लोग बाहर थे, सब कुछ नॉर्मल था, फिर हम लोग एक टर्न लिए, फिर हम लोग वहीं पर एंटर किए और पूरी तरीके से सुनसान और ना जाने किसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही है। अब इसलिए ये लोग डर गए थे बहुत ज्यादा। इन्होंने सोचे कि आगे से यू टर्न मारते हैं और वापस वही तिराहे में जाते हैं। अब चाहे जितना भी टाइम लगे भाई, 3 दिन क्यों ना लग जाए गांव पहुंचने में, बारात खत्म होके विदाई भी क्यों ना हो जाए, लेकिन अब हम लंबे रास्ते से ही जाएंगे। अब उनको सेफ पहुंचना है, घर पे पहुंचना है कैसे भी। किस्मत से भगवान का नाम लिए, यू टर्न मारे और लगातार जोर जोर से बजरंगबली का नाम लेते हुए इन्होंने भगाए हैं, बिना पंचर की, बिना गड्ढों की सोचे। और भगाते भगाते किस्मत से इनको रास्ता दिख गया जहां से इन लोगों ने वाला टर्न लिए थे। वो तिराहे में पहुंचे और अब तक इनको ये जो पूरा घूमना घुमाना, ये जो टर्न था, उसमें 1 घंटे वेस्ट हो चुके थे। अब ये बाहर की तरफ आए और फिर वो जो लंबा रास्ता दिखाई दिया, उस रास्ते को पकड़ के पहुंचे भाई बारात में। बारात में पहुंचे तो सब लोग इतने ज़्यादा डरे हुए, फिर बीच में रोक के इनको होश होश भी दिलाए थे, जो पिताजी बेहोश हो गए थे ना। डरे हुए सहमे हुए सब लोग बारात में पहुंचे तो इनके दोस्त आए जिनकी शादी थी, वो आए, बोले खाना वाना क्यों नहीं खा रहे हो। खाना कोई नहीं खा रहा था, सब लोग डरे हुए थे। तो उन्होंने अपने दोस्त को सारी बात बताया। अब दोस्त देखो कितना अच्छा, सारी चीज़ें मैनेज करके, मतलब ऐसा नहीं कि चल के आया, भाई बारात है उसकी भी, दोस्त की भी। जब ये लोग दोस्त के पास गए तब पूछे दोस्त ने कि बड़े परेशान से दिख रहे हो। तब उसने बताया कि भाई तुम लोग क्या बात कर रहे हो, तुम लोग उस गांव में चले गए थे क्या। बोले हाँ, क्या बात हुई। बोलता है कि जो दूल्हा है ना, वो बोलता है
कि जाओ जाके मेरे छोटे भाई को एक बार ये वाली बात बताओ, छोटे भाई को पूरी बात बताओ, वो बताएगा क्या मैटर है, क्योंकि ये दूल्हा बना बैठा है यार, इसकी शादी है, अब ये इतनी बात करेगा तो फिर तो हो गया ना, फिर तो ये तो यही बताता ना। अब वो लोग जाते हैं छोटे भाई के पास दूल्हे के, दूल्हा का छोटा भाई भी इनको बहुत अच्छे से जानता था पूरे परिवार को, क्योंकि बचपन के दोस्त थे ये लोग। तो अब वो बताता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है भाई, वो वाला रास्ता पकड़ के तुमको बताया किसने उस रास्ते में जाओ भला। तो इन लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा एक चरवाहा मिला था, उसने बताया है। बोले उसकी छोड़ो, मैं तुम लोगों को उस गाँव का किस्सा बताता हूँ। वो गाँव नॉर्मल नहीं है, वो गाँव एक भूतिया श्रापित गाँव है। इन लोगों ने बोले कैसे, हमने तो कभी सुने नहीं। बोले सुन भी नहीं सकते, बात बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के ज़माने की, सन 1910 की बात रही होगी। 10 मतलब बहुत पहले की बात है यार, 100 साल तो हो गए होंगे, समझ लो 100 साल पहले की बात है। एक अंग्रेज घूमता हुआ ना मुंबई से नागपुर की तरफ जा रहा था, रास्ता भटक के वो इस गांव में एंटर कर गया, और ये गांव का लोकेशन उसे बड़ा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। उसने सोचा कि इस गांव को मैं यहाँ से पूरा हटवा के, ये जो सिविल एरिया है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं नॉर्मल इंसान, इन नॉर्मल इंसानों को हटा के यहाँ पे मैं अपनी मील बनवाऊंगा। वो इस गांव के सरपंच के पास पहुंचा और अपनी राय बताया। उसने बोला कि मुझे यहाँ पर मील बनाना है और आप लोग जितने लोग हैं सब यहाँ से खाली कीजिए, चलो पैसे वैसे चाहिए तो मैं आपको पैसे भी दे दूंगा गाँव वालों को भी, लेकिन मुझे ये जगह चाहिए। सरपंच घबरा गया, सरपंच ने गाँव वालों को बुलाया, पूरी बात बताया। इन पूरे गाँव वाले हाथ खड़े कर दिए, बोले है ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम अपना घर, पुश्तैनी है, हम लोग सालों से रह रहे हैं, सैकड़ों साल से, हमारा सब कुछ है, हम ये गाँव नहीं छोड़ सकते चाहे जो भी हो जाए। ऑफिसर ने क्या बोला कि ठीक है, अगर नहीं छोड़ सकते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मुझे ना दूसरा तरीका भी आता है खाली करवाने का, इज्जत से बोल रहा हूँ मान जाओ, वरना सोच लेना मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा बोल के गुस्से में निकल गया। अब फिर पता नहीं उसको क्या हुआ, वो 20 दिन बाद वापस से वहाँ पर लौटा और अब उसके हाव भाव पूरी तरीके से बदले हुए थे। अंग्रेज अफसर सीधे सरपंच के पास वापस से गया और अपनी गलती की माफ़ी मांगा। उसने बोला कि मुझे बहुत पछतावा है, मैंने जिस तरीके से पिछली बार आपके गांव वालों से और आपसे बात किया, मैं जब से अपने घर गया हूँ यहाँ पे आप लोगों से मिलने के बाद आपसे जो बदतमीजी किया, उस दिन के बाद से मुझे बहुत पछतावा होता है और नींद भी नहीं आती, मुझे बहुत गिल्टी फील होता है। तो मेरी माँ ने मुझे बोली कि उस गाँव में वापस जाओ और लोगों से माफ़ी मांग, तो मैं आज माफ़ी मांगने के लिए आया हुआ हूँ और माफ़ी के तौर पर पूरे गाँव वालों के लिए मिठाई लेकर आया हूँ। ये मिठाई बिटवा दीजिए और गांव वालों से मिलवा दीजिए, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जो मैंने गलती किया हूँ उस गलती के बदले में कुछ पैसों की मदद करना चाहता हूँ सब लोगों को। तो सरपंच जी बड़े खुश हुए, क्योंकि सरपंच जी को भी थोड़े पैसे दिया और गांव वालों के लिए भी ये पैसे और मिठाई लेके आया था। तो इन लोगों को भी अच्छा लगा, एक अंग्रेज अफसर ऐसा, मतलब बड़ी बात है, हमसे आके माफ़ी मांग रहे हैं। तो तुरंत ही सरपंच जी ने अपने आदमी को भेजे, तुरंत ही सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए, मिठाई बंटवाई गई। अंग्रेज के साथ उसका एक हेल्पर आया था, उसने पूरे गांव को मिठाई बटाया और अपनी गाड़ी में बैठे और अंग्रेज अफसर ने पैसे भी दिए थोड़े और निकल गए। फिर उसके बाद क्या हुआ पता है, जितने लोग गांव में मौजूद थे सभी लोग गिर के अपनी जान गंवा दी अपनी जगह पे। क्यों? क्योंकि वो जब मिठाई अंग्रेज ने बंटवाया था ना, उस मिठाई में जहर था। शिट। सभी लोगों की मृत्यु हो गई। निकल गया, अंग्रेज तो निकल गया, यहाँ पे सबकी मृत्यु हो गई। उसको मालूम था मैं ये क्या कर रहा हूँ, मतलब इतना कमीना, सब कुछ इंटेंशनली उसने किया था। हाँ। लेकिन देखो जैसे को तैसा मिलता है। अंग्रेज उस गांव से मुंबई जा रहा था, रास्ते में एक बहुत खतरनाक खाई मिली, घाटी मिली। इसकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और गाड़ी सीधे खाई में ऑन द स्पॉट वो अंग्रेज अफसर भी मर गया। किसी का कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसने पूरे गांव वालों की जान ली थी तो भगवान ने देखा और उसको वैसे ही खत्म कर दिया। जैसे तड़प तड़प दूसरे लोग खत्म हुए थे वैसे वो भी खत्म हो गया। गांव वाले बेचारे कितने तड़प तड़प के मरे। वही तो यार, वो खा के मतलब खत्म होना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। उन लोगों की आत्माएं भी उसी प्रकार से तड़प रही है आज तक। बेचारे लोग। दूल्हे के भाई ने बताया कि उस दिन के बाद से इस गांव में जो भी प्रवेश करता, देखो उस समय उनकी डेड बॉडी के साथ जो हुआ होगा वो हुआ होगा, उस समय की गवर्नमेंट ने जो कराई होगी वो कराई होगी, या लोकल प्रशासन ने जो भी किया होगा, लेकिन जो कोई भी इंसान उस गांव में प्रवेश करता, वो इंसान बहुत ही डरावना कुछ एक्सपीरियंस करता। ये बात धीरे धीरे करके आसपास के इलाकों में फैल गई और सभी लोगों ने उस गांव को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया और कोई भी इंसान उस गांव में प्रवेश नहीं करता। और रात होने के बाद तो कतई नहीं,
अब आप लोगों ने प्रवेश की और सही सलामत बच के आए हो तो किसी जन्म के पुण्य कर्म थे जो सही सलामत अपने परिवार को वहां से निकाल के लेके आए, वरना क्या क्या घटा है लोगों के साथ उस गांव में प्रवेश करने के बाद। क्योंकि उस गांव में शायद जब कोई भी अनजान इंसान प्रवेश करता होगा तो वहां पे जो भटकती हुई तड़पती हुई आत्मा है ना, वो यही समझती होगी कि आ गया वापस से वही, अब इसे हम नहीं छोड़ेंगे। वही तो समझे, वो लोग बेचारे एक लूप में फंसे हुए ना, तो हर एक राहगीर को, हर एक अनजान इंसान को वो लोग उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से वो अंग्रेज अफसर को देखे होंगे। क्योंकि वो भटकती हुई आत्माएं हैं और एक साथ इतने तादाद में आत्माएं भटक रही हैं और एक लूप में फंसी हुई हैं, तो वो किसी का कुछ भी बिगाड़ सकती हैं, किसी के माइंड के साथ कुछ भी खेल सकती हैं। हो सकता है जो चरवाहा मिला होगा वो भी कोई आत्मा ही होगा क्या मालूम जो भाई। उनको वहां पे जानबूझ के उस रास्ते में भेजा और वहां पे गए, पूरे चांस, क्योंकि उसने जानबूझ के भेजा था उस गांव में। तो वो लोग लोगों को ऐसे अपने जाल में फंसाते हैं और वो अपना बदला लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो उस लूप में फंसे, अपने बदले, आखिरी बदले के लिए फंसे हुए ऐसा कर रहे हैं वो लोग। वही तो। तब से लेकर आज तक, कितनी पुरानी बात हुई, बहुत नहीं वो अंग्रेजों वाली नहीं, ये अभी जो इनके साथ मृणाल के परिवार के साथ घटा, तब से लेकर आज तक मृणाल के परिवार का कोई भी इंसान इतनी हिम्मत नहीं करता है कि रात के समय कहीं के लिए भी ट्रैवल करे। उनके परिवार का कोई भी इंसान रात में ट्रैवल नहीं करता है। और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे मृणाल ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने पढ़ा था, और मृणाल को मैंने बोला कि मैं ज़रूर ये कहानी लेके आऊँगा, मेरे भी रोंगटे आज खड़े हो गए। ब्लडी टैक्स में सब लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि कहानी थी ही इतनी खौफनाक। सही बात है। और इस खौफनाक कहानी को आप लोगों ने अब तक एंजॉय किए हैं, पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। भाई इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। और आप लोगों के पास भी कोई भी कहानी, टॉपिक, जानकारी या सुझाव है तो लिख भेजना ना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही कल बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।